पिछले भाग में आपने देखा कि कविता उस डरावनी बूढ़ी औरत से भागते भागते गिर पड़ी और वो बूढ़ी औरत दानवों की तरह उसका पीछा करते हुए उसके ऊपर छलांग लगा देती है और कविता डर से चिल्लाने लगती है। तभी उसे आर्यन की आवाज आती है जिससे उसे पता चलता है कि वो सपना देख रही थी। अब आगे। कविता बिस्तर पर बैठी हुई अपने कंधे पर बने 5 उंगलियों के निशानों को बहुत गौर से देख रही थी। निशान अब पहले से और गहरे दिखाई दे रहे थे। कविता ने कांपते हाथों से उन निशानों को छुआ। उसे फिर से वही सफेद आंखें याद आ गई, वही बूढ़ी औरत, वही भयानक आवाज, तुझे आना होगा। कविता के रोंगटे खड़े हो गए। अगर वो सपना था तो मेरे कंधे पर ये निशान कैसे? वो गहरी सोच में डूब गई। तभी बाहर से आर्यन की आवाज आई, कविता, तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर हम घूमने निकलते हैं। कविता ने अपने कंधे को एक बार फिर से देखा, फिर गहरी सांस लेकर उठ गई। लेकिन अब उसका मन पूरी तरह से बदल चुका था। वो बार बार उस सपने को अपने दिमाग से निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो सपना उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। कुछ देर बाद सभी लोग नाश्ता करने बैठे हुए थे। रसोई में लकड़ी के चूल्हे पर चाय चढ़ी हुई थी। बाहर हल्की धूप निकल आई थी, लेकिन न जाने क्यों कविता को आज भी इस घर में अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। क्या बात है, तुम इतनी गुमसुम क्यों हो? कुछ नहीं। आर्यन हंस पड़ा। सुबह तो मैं तुम्हें उठा उठा कर थक गया, तुम उठने का नाम ही नहीं ले रही थी और सोते में पता नहीं क्या क्या बड़बड़ा रही थी। इतना कहकर आर्यन ने हंसते हुए कविता के कंधे पर हाथ रखा। अगले ही पल कविता दर्द से करा उठी। सभी चौंक गए। अरे क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? कविता कुछ पल तक चुप रही, फिर उसने धीरे धीरे अपने कंधे से कपड़ा हटाया। 5 काले निशान साफ दिखाई दे रहे थे। अरे ये तो बहुत गहरे, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने तुम्हारा कंधा बहुत कसकर पकड़ा हो। कविता ने कांपते होठों से अपने सपने के बारे में सब कुछ बता दिया। बूढ़ी औरत, मंदिर और उसका नाम पेची। यह सुनकर रसोई में कुछ पल के लिए सन्नाटा सा छा गया। राघव का चेहरा उतर गया और पार्वती डरे हुए अंदाज में उसे देखने लगी, लेकिन राघव ने तुरंत अपने चेहरे पर मुस्कान ला दी। अरे मेम साहब, आप कहां इन बातों में पड़ गई? देखिए, कभी कभी हम सपनों में जो देखते हैं सोते में वैसी हरकतें भी करने लगते हैं। हो सकता है आपने सपने में किसी को अपना कंधा पकड़ते देखा हो और हकीकत में आपने ही अपना कंधा कसकर पकड़ लिया हो। कुछ पल के लिए कविता सोच में पड़ गई। राहुल हंस पड़ा। राघव, तुम्हें तो डॉक्टर होना चाहिए, सच में। सभी हल्का सा मुस्कुरा दिए, लेकिन राघव की मुस्कान उसके चेहरे तक नहीं पहुंची। उसकी आंखों में डर अब भी साफ दिखाई दे रहा था। नाश्ते के बाद सभी घर से बाहर निकल आए। आज मौसम कल से काफी अच्छा था। पहाड़ियों पर फैला कोहरा धीरे धीरे हट रहा था। पेड़ों के पत्तों पर ओस की बूंदें चमक रही थी, लेकिन गांव में अब भी वही अजीब सा सन्नाटा था, जैसे पूरा गांव किसी ऐसी बात को छिपा रहा हो जिसे वो दोबारा याद नहीं करना चाहता। राघव, हम जंगल में घूमना चाहते हैं। ये सुनकर राघव चौंक गया, लेकिन अगले ही पल उसने मुस्कुराने की कोशिश की। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइए मेरे साथ। कुछ देर बाद राघव उन्हें गांव से थोड़ी दूर तक घुमाकर वापस ले आया। अरे तुम तो हमें बस थोड़ी दूर घुमाकर ही वापस ले आए। देखो, हम जंगल जाना चाहते हैं। साहब, आजकल मौसम बहुत खराब चल रहा है, जंगल में क्या रखा है? ये गांव ही बहुत सुंदर है, यही घूमिए, आपको मजा आ जाएगा। राहुल ने कुछ भी नहीं कहा। उसने अपना मोबाइल निकाला,
फिर एक तस्वीर खोलकर राघव के सामने कर दी। तुम्हारे गांव के जंगल में ये मंदिर है ना? मैं एक अच्छा फोटोग्राफर हूं, इसके फोटो बहुत ही अच्छी कीमत पर बिकेंगे। जैसे ही राघव की नजर तस्वीर पर पड़ी, उसका चेहरा पीला पड़ गया, उसकी आंखें फैल गई। उसी समय कविता ने भी तस्वीर देखी और अगले पल उसके चेहरे का रंग उड़ गया। आर्यन, यही मंदिर तो मैंने सपने में देखा था। चारों तरफ अचानक सन्नाटा छा गया। मैंने तुम्हें बताया था ना, मैंने सपने में यही मंदिर देखा था। यही, बिल्कुल यही। सभी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, लेकिन राहुल मुस्कुरा दिया। अरे यार, कल हम जब यहाँ आ रहे थे तो तुम्हारे मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई थी। तुमने कुछ देर मेरा मोबाइल इस्तेमाल किया था। ये फोटो काफी समय से मेरे मोबाइल में है। हो सकता है कि तुमने इसे देख लिया हो, और कभी कभी जो चीजें हम देखते हैं वही सपने में आ जाते हैं। हाँ कविता, मुझे भी लग रहा है कि तुम जरूरत से कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। कविता कुछ देर तक गहरी सोच में डूबी रही। तभी आर्यन की आवाज उसके कानों से टकराई। कविता, शायद तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। चलो अब कहीं घूमने चलते हैं और अपना मूड ठीक करते हैं। चलो। कविता ने गहरी सांस ली, फिर हल्का सा मुस्कुरा दी। शायद तुम सही कह रहे हो। ये हुई ना बात। चलो। फिर उसने राघव की तरफ देखा। राघव, चलो, हमारा जंगल घूमने का मूड है। हम इतनी दूर से यहां तक जंगल घूमने के लिए तो आए हैं। राघव का चेहरा फिर से उतर गया। साहब, आज जंगल में जाना ठीक नहीं रहेगा। रात को तेज बारिश हुई थी, अंदर की मिट्टी दलदल बन गई होगी और फिसलने का भी खतरा है। ऐसा करते हैं, हम कल चलते हैं। ये क्या राघव, देखो, अगर तुम्हें नहीं जाना तो साफ साफ मना कर दो। मैं देख रहा हूं, जब से हम जंगल घूमने की बात कर रहे हैं तुम बार बार बात को टाल रहे हो। लगता है राघव का मूड नहीं है। चलो हम अकेले ही चलते हैं। वैसे भी हमने इससे पहले कई जंगलों में ट्रैकिंग की है। चारों कार की तरफ बढ़ गए। राघव वहीं खड़ा रह गया, चारों को कार में बैठते हुए देखता रहा। तभी पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा। जो भी हो, तुम जंगल किसी कीमत पर नहीं जाना। लेकिन पार्वती, मैं इन्हें अकेले नहीं छोड़ सकता। तुम पागल हो गए हो? तुम्हें याद नहीं मुखिया जी ने क्या कहा था? राघव कुछ देर चुप रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, जो भी हो, ये लोग मुझ पर भरोसा करके यहां तक आए हैं। मैं इन्हें जंगल की गहराई में नहीं जाने दूंगा। बस थोड़ा सा घुमाकर वापस ले आऊंगा। इतना कहकर वो कार की तरफ दौड़ा। अरे साहब, रुकिए, मैं भी आता हूं। ये हुई ना बात। कुछ देर बाद कार गांव की सीमा तक पहुंच गई। ये वेली माला का आखिरी छोर था। इसके आगे घना जंगल शुरू हो जाता था। चारों तरफ फैला कोहरा अब पहले से कहीं ज्यादा गाढ़ा हो चुका था। कुछ पुराने घर वहां खड़े थे, ज्यादातर बंद। कुछ के दरवाजों पर सूखे नींबू और राख लटकी हुई थी, और उन घरों के बीच एक बहुत ही पुराना मकान खड़ा था। उसकी दीवारें काली पड़ चुकी थी, खिड़कियां टूटी हुई थी, और जाने क्यों उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे कोई उसके भीतर से झांक रहा हो। तभी सामने कुछ लोग दिखाई दिए, मुखिया और गांव के कुछ बुजुर्ग। मुखिया ने हाथ उठाकर कार रोकने का इशारा किया। गाड़ी रोक लीजिए साहब, ये हमारे गांव के मुखिया जी हैं। कार रुक गई। राघव नीचे उतरा। मुखिया गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा। तुझे मैंने मना किया था ना कि अब से कोई भी टूरिस्ट जंगल में नहीं आएगा, और तू फिर से इन्हें मौत के मुंह में ले जा रहा है। अरे नहीं मुखिया जी, मैं इन्हें जंगल में न जाने के लिए बहुत समझा चुका हूँ। दरअसल ये लोग अकेले ही जाने वाले थे। मैं इन्हें बस थोड़ा दूर तक घुमाकर वापस ले आऊंगा, जंगल की गहराई में नहीं जाने दूंगा। मुखिया ने उसे गुस्से से घूरा। जंगल में कौन रहता है तू अच्छी तरह से जानता है, फिर भी तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। अभी कुछ दिन पहले ही शहर से आए एक लड़का और लड़की मारे गए। अरे आखिर तेरी आंखें कब खुलेंगी? हाँ,
उन दोनों की बहस देखकर आर्यन, राहुल, प्रीति और कविता कार से नीचे उतर आए। क्या कोई परेशानी है? मुखिया ने चारों को देखा। हाँ, समस्या है। जहां तुम जा रहे हो वो जंगल नहीं, मौत का रास्ता है। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार है तो अभी इसी समय वापस लौट जाओ। ये सुनकर चारों एक दूसरे को देखने लगे। तभी वहां खड़ा एक बुजुर्ग व्यक्ति धीरे धीरे कविता की तरफ बढ़ा। वो काफी देर से उसे घूर रहा था। तुम्हारी शक्ल बहुत जानी पहचानी सी लग रही है। लेकिन मैं यहाँ पहली बार आई हूँ। बुजुर्ग की आंखें फैल गई। नहीं, तुम्हारी शक्ल कल्याणी से बहुत मिलती है। कविता चौंक गई। कल्याणी मेरी दादी का नाम था। मैंने सुना है वो इसी गांव की रहने वाली थी। अगले ही पल पूरा गांव शांत हो गया। हवा तक रुक गई। मुखिया की आंखें फैल गई। वो अविश्वास से कविता को देखने लगा। फिर उसने गुस्से से राघव की तरफ देखा। क्या तू पहले से ये बात जानता था? जी, मुझे लगा था शायद ये एक इत्तेफाक हो। इत्तेफाक? ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। कल्याणी इसी गांव में रहती थी और उसका सीधा संबंध जंगल में रहने वाली उस बला से था। इतना कहकर मुखिया तेजी से कविता के पास आया। उसने उसका कंधा पकड़ लिया। बेटी, मेरी बात सुनो। तुम जहां से भी आई हो वहीं लौट जाओ। उस जंगल में सन्नाटे और मौत के अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगले ही पल कविता दर्द से चीख उठी। मुखिया ने तुरंत अपना हाथ हटा लिया। तभी उसकी नजर कविता के कंधे पर पड़ी। मुखिया 2 कदम पीछे हट गया। इसके कंधे पर काले निशान हैं। उसकी आवाज कांपने लगी। ऐसे निशान अक्सर उन लाशों पर मिलते हैं जो जंगल में मारी जाती है। यह सुनकर सबके चेहरों का रंग उड़ गया। तभी पीछे बने उस पुराने घर का दरवाजा चर्र की आवाज के साथ खुला। एक बहुत ही बूढ़ी औरत लाठी टेकती हुई बाहर आई। उसकी आंखें धसी हुई थी, लेकिन उनमें अजीब सी चमक थी। वो धीरे धीरे कविता के पास आई और उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगी। फिर अचानक उसने कविता को सूंघा। कविता सिहर उठी। मैंने कहा था ना, भाग्य को कोई नहीं बदल सकता। नियति में इसका आना लिखा था और देखो ये आ गई। उसने जंगल की तरफ देखा। उसे लगता है कि उसने इसे बुला लिया है और केवल यही उस बला का अंत कर सकती है। मुखिया गुस्से से चिल्ला उठा। चुप हो जा करो थम्मा। मुझे तो लगता है ये लड़की उसका अंत नहीं, पूरे गांव का अंत बनकर आई है। बूढ़ी औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपने गले से एक पुरानी माला निकाली और कविता की तरफ बढ़ा दी। इसे पहन लो। जब तक ये तुम्हारे पास रहेगी वो चाहकर भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। न जाने क्यों कविता ने बिना कुछ सोचे माला अपने गले में पहन ली। आर्यन का धैर्य अब जवाब दे चुका था। बस बहुत हो गया। उसने गुस्से से गांव वालों की तरफ देखा। इससे ज्यादा मैं इन लोगों की बातें नहीं सुन सकता। अरे ये सब घटिया अंधविश्वास है। मुझे ऐसी बकवास बातें फिल्मों में भी अच्छी नहीं लगती। इतना कहकर वो तेजी से कार की तरफ बढ़ गया। राहुल और प्रीति भी उसके पीछे पीछे चल दिए। कविता ने एक बार पीछे मुड़कर उस बूढ़ी औरत को देखा। बूढ़ी औरत अब भी उसे ही घूर रही थी, जैसे उसे किसी बहुत पुराने समय से पहचानती हो। कविता के शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। फिर वो भी कार की तरफ बढ़ गई। सभी कार में बैठ गए। इंजन स्टार्ट हुआ, लेकिन राघव वहीं खड़ा रह गया। वो कभी कार को देखता तो कभी मुखिया को। आर्यन ने शीशा नीचे किया। क्या तुम चलोगे हमारे साथ? राघव ने मुखिया की तरफ देखा। मुखिया का चेहरा गुस्से से लाल था।
राघव ने धीरे से अपनी नजरें झुका ली, फिर कार की तरफ बढ़ गया। साहब, मैं नहीं जा सकता। कार धीरे धीरे गांव की सीमा पार करने लगी। पीछे गांव की आखिरी लालटेन की रोशनी भी अब धुंधली पड़ चुकी थी। आगे सिर्फ जंगल था और उसके भीतर फैला हुआ कोहरा। पेड़ इतने घने थे कि दिन के समय भी वहां अंधेरा सा लग रहा था। हवा ठंडी होती जा रही थी और अजीब बात तो ये थी कि जंगल में एक भी पक्षी की आवाज नहीं थी। इतना सन्नाटा था कि कार के इंजन की आवाज भी अजीब लग रही थी। राहुल ने आर्यन की तरफ देखा। अरे अब छोड़ भी, अपना मूड खराब मत कर। अरे मूड खराब तो गांव वालों ने किया है। अगर मुझे पहले पता होता कि यहाँ के लोग इतने अंधविश्वास में जीते हैं तो कसम से मैं इस गांव में कभी नहीं आता। इतना कहकर उसने कविता की तरफ देखा। कम ऑन कविता, अब सोचना बंद भी करो। और तुमने उस बूढ़ी औरत की माला पहनी क्यों ली? कविता ने धीरे धीरे अपने कंधे की तरफ देखा। अगले ही पल उसकी आंखें फैल गई। उसके कंधे पर बने 5 काले निशान गायब हो चुके थे, जैसे वे कभी थे ही नहीं। आर्यन देखो, इस माला को पहनने के बाद मेरे कंधे पर जो निशान थे वो गायब हो गए। आर्यन मुस्कुरा दिया। बकवास है, वो निशान तुमने सोते में खुद ही बना लिए होंगे। कुछ देर बाद खुद ब खुद चले गए। ये बिल्कुल नेचुरल है। इसमें उस बूढ़ी औरत की माला का कोई कमाल नहीं है। अंधविश्वास की शुरुआत ऐसे ही छोटी छोटी चीजों से ही होती है। कविता चुप हो गई, लेकिन उसके हाथ अनजाने में उस माला को छूने लगे। उसे अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि निशान यूं ही गायब हो सकते हैं। कुछ पल बाद आर्य ने राहुल की तरफ देखा। अबे देख क्या रहा है, अपना मैप निकाल। राहुल ने तुरंत मोबाइल निकाला और मंदिर का नक्शा खोल लिया। कुछ देर तक वो स्क्रीन को गौर से देखता रहा। भाई हम राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, मंदिर अब ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए। अगले ही पल आर्यन ने अचानक ब्रेक लगा दिए। कार झटके से रुक गई। क्या हुआ? आगे सड़क नहीं थी। कुछ पल तक कार के भीतर सन्नाटा छाया रहा। सॉरी दोस्तों, लगता है जंगल का असली मजा अब शुरू होने वाला है। क्या मतलब? मतलब ये कि अब हमें आगे का रास्ता पैदल ही तय करना होगा, और यही तो जंगल की खासियत होती है। हाँ, और एडवेंचर की भी। कार को वहीं छोड़कर चारों पैदल आगे बढ़ने लगे। जंगल पहले से कहीं ज्यादा घना हो चुका था। ऊंचे ऊंचे पेड़ एक दूसरे के ऊपर इस तरह झुके हुए थे कि सूरज की रोशनी तक जमीन पर ठीक से नहीं पहुंच पा रही थी। चारों तरफ हल्का कोहरा फैला हुआ था। कहीं कहीं पेड़ों की जड़ों ने जमीन को इस तरह से फाड़ रखा था जैसे किसी ने मिट्टी के नीचे कुछ दबा के रखा हो। सूखे पत्तों पर पड़ते उनके कदमों की आवाज ही उस जंगल में सुनाई दे रही थी। बाकी सब कुछ असामान्य रूप से शांत था। राहुल के हाथ में कैमरा था। वो चलते चलते कभी पेड़ों की तो कभी पहाड़ियों की तस्वीरें ले रहा था। बस भी करो राहुल। अरे इसमें बस क्या? अरे देखो तो सही, ये जगह कितनी खूबसूरत है। जो तस्वीरें मैं ले रहा हूँ तुम्हें उनकी कीमत की अंदाजा भी नहीं है। शादी के बाद यही इन्वेस्टमेंट हमारे बहुत काम आएगी। प्रीति हल्का सा शर्मा गई। उसने मुस्कुराकर राहुल को देखा और आगे बढ़ गई। धीरे धीरे चलते चलते चारों जंगल की काफी गहराई तक निकल आए, लेकिन उस प्राचीन मंदिर का कहीं कोई निशान नहीं था। न कोई टूटी हुई दीवारें, न कोई पुरानी मूर्ति, न कोई रास्ता। आखिरकार थककर वो एक बड़े पत्थर के पास बैठ गए। राहुल, तूने ठीक से मैप देखा था ना? अरे हाँ यार, मैंने तो बिल्कुल ठीक देखा था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा इतना बड़ा मंदिर इस जंगल में आखिर गायब कहाँ हो गया। अगर राघव हमारे साथ होता तो हमें इतनी परेशानी होती ही नहीं। ना जाने क्यों वो जंगल में आने से ऐसे डर रहा था जैसे हम उसे किसी भूत बंगले में लेकर आ रहे हो।
कविता चुपचाप जंगल को देख रही थी। फिर उसने धीरे से कहा, तुम लोगों को यहाँ कुछ अजीब नहीं लग रहा? अजीब? कैसा अजीब? सोचो, इससे पहले भी हम लोग कई जंगलों में गए हैं। वहां हमने तरह तरह के पक्षी देखे, जानवर देखे। हर थोड़ी दूरी पर किसी न किसी जीव की आवाज सुनाई देती थी। लेकिन यहाँ जब से मैं आई हूँ, मैंने एक भी पक्षी नहीं देखा, एक भी जानवर नहीं देखा। यहाँ तक कि एक चिड़िया की आवाज तक नहीं आई। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। हाँ यार, ये बात तो मैंने भी नोटिस की है। अगले ही पल आर्यन हंस पड़ा। वो इसलिए क्योंकि गांव वालों ने इंसानों को तो डरा ही दिया है, शायद यहाँ के जानवरों और पक्षियों को भी डरा ही दिया होगा। अरे वो सब छोड़ो, अब हम क्या करेंगे? मुझे तो किसी भी हालत में उस मंदिर की तस्वीर चाहिए। तभी उन चारों के कानों में एक आवाज टकराई। वो मंदिर आपको इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। जंगल में मैप काम नहीं करता साहब, यहाँ जानकारी काम करती है। चारों एक साथ पीछे मुड़े। एक बड़े पेड़ के नीचे राघव खड़ा था। वो चुपचाप उन चारों को देख रहा था। राघव, तुम यहाँ कैसे? तुम तो हमारे साथ आना नहीं चाहते थे ना? गांव के मुखिया जी की वजह से मुझे सबके सामने मना करना पड़ा, लेकिन मेरा मन नहीं माना। मैं आप चारों को जंगल में यूं ही अकेला कैसे छोड़ देता? लेकिन तुम इतनी जल्दी यहाँ तक कैसे पहुँच गए? हम तो कार से काफी दूर आए, फिर पैदल चलकर यहाँ तक पहुँचे। राघव हल्का सा मुस्कुराया। मुझे जंगल में ऐसे रास्ते पता हैं जहां आपकी कार घंटों में पहुंचेगी, वहां ये पगडंडियां मुझे थोड़ी देर में पहुंचा देती है। कविता ने राघव को गौर से देखा। न जाने क्यों उसका अचानक यहां आ जाना उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। राघव ने राहुल की तरफ देखा। जो मंदिर आप ढूंढ रहे हैं, मैं उसका रास्ता जानता हूं, और मेरे बिना आप लोग वहां कभी नहीं पहुंच पाएंगे। जंगल के रास्ते किसी भूल भुलैया से कम नहीं होते। उन चारों ने एक एक करके देखा। आप लोग मेरे पीछे आइए, और एक बात याद रखिए, जंगल में जो कोई भटक जाता है उसे ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, और कभी कभी वो फिर कभी नहीं मिलता। इतना कहकर राघव मुड़ा। उसने अपनी छड़ी जंगल की दाहिनी ओर कर दी। झाड़ियों के बीच एक बहुत संकरा रास्ता दिखाई दे रहा था। वो रास्ता ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पेड़ों और झाड़ियों को मोड़कर जबरन उसके लिए जगह बनाई हो। राघव बिना कुछ कहे उस रास्ते पर चल पड़ा। कुछ पल रुकने के बाद आर्यन, कविता, राहुल और प्रीति भी उसके पीछे पीछे चल दिए। क्या राघव सचमुच उन चारों को उस रहस्यमय मंदिर तक ले जाएगा, या वो उनसे कोई ऐसी बात छिपा रहा है जो उनकी जान ले सकती है? आखिर कल्याणी का नाम सुनते ही पूरे गांव में सन्नाटा क्यों छा गया? क्या वो सिर्फ इस गांव की एक साधारण सी औरत थी, या उसके साथ कोई ऐसा भयानक रहस्य जुड़ा है जिसका डर आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है? और वो बूढ़ी औरत बार बार क्यों कह रही थी कि केवल कविता ही जंगल की उस बला का अंत कर सकती है? क्या कविता का वेलीमाला आना सिर्फ एक इत्तेफाक है, या वर्षों पहले शुरू हुई किसी अधूरी कहानी का दूसरा अध्याय? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए इस कहानी के अगले भाग में भी।